जी अस्सलाम वालेकुम। तारिक जमील। मुझे उम्मीद है कि आप ये हमारे जो सिलसिला है यादें और इसमें जो परवेज़ साहब की दास्तान हयात है उससे महजूज हो रहे होंगे। और बज़ाहिर तो ये एक इनफरादी दास्तान हयात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारी मुआशरत और जो मुल्की हालात हैं और एक सरकारी मुलाजिम के जो तजुर्बात हैं और उन तजुर्बात के साथ हुकूमती इक़दामात जिस तरह मुंसलिक हैं, कुछ आगाही आपको हो रही होगी। अभी परवेज़ साहब ने पिछले प्रोग्राम में जो हमने छोड़ा वो इस बात पे छोड़ा कि भुट्टो साहब ने कोई अनाउंसमेंट करनी थी नेशनलाइजेशन के लिए, और कुछ लोगों को मुंतखब किया गया जिनमें परवेज़ साहब भी शामिल थे, और उसको बड़ा सीक्रेट रखा गया। 17 जुलाई 1977 को 17 जुलाई 1976 को मैं वहाँ जाके रिपोर्ट किया जी। तो वहाँ एक कमरे में बड़ी ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें हमें बिठाया गया। हमें वॉशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं थी कि उसके साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड जाता था वॉशरूम तक भी, क्योंकि कोई बात लीक ना हो जाए। भुट्टो ने उस दिन डिसीजन लेना था कि फैक्ट्रियाँ नेशनलाइज करने का। आई सी। तो वो भुट्टो ने 35 बंदे हायर किए वो उस कॉरपोरेशन के लिए, जिसमें एक मैं भी था। अच्छा, वो जब वहाँ जाकर रिपोर्ट किया, सारी रात हमें बाहर नहीं निकलने दिया उन्होंने, बारिश बड़ी तूफ़ानी, और भुट्टो ने रात को 7:30 बजे अनाउंस करना था कि फैक्ट्रियाँ आज से नेशनलाइज। I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. नेशनलाइजेशन का फैसला भुट्टो साहब ने 1971 में ही कर दिया था। फिर कराची में प्राइवेट सेक्टर के लोगों से एक मुलाकात 31 दिसंबर 1973 को हुई, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि अब कोई नेशनलाइजेशन नहीं होगी। मगर सुबह ही 1 जनवरी 1974 को उन्होंने बैंक नेशनलाइज कर लिए। इसी तरह 1976 में ये फैसला किया कि ये छोटी छोटी जिनिंग फैक्ट्रियाँ इनको नेशनलाइज कर लिया जाए। उसके लिए हमें चुना गया। ये फैसला इंतहाई खुफिया रखा गया। जब वो हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई कि फैक्ट्री क्या चीज़ होती है, कि क्या क्या चीज़ें आपने टेक ओवर करनी है, वो फिर हमें घर छोड़ा गया और सुबह 5 बजे का कहा कि एयरपोर्ट पहुंच जाए, जहाँ स्पेशल जहाज़ जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को उतारेगा। तो मुझे जो अलॉट हुआ इलाका वो बहावल नगर, मंडी सादिकगंज, हारूनाबाद, चिश्तियाँ। मुझे इसका सर्कल मैनेजर मतलब एक लेटर दे के, उस लेटर में ये था कि इस बंदे के पास ग्रेड 22 की पावर है और देर एंड देन फैक्ट्री पे ये डिसाइड करेगा, ये गवर्नमेंट का, ये तुम्हारा। अच्छा, ये तो हमें वहाँ बुलाया गया, रात भर ट्रेनिंग की गई और हमें वो भुट्टो की तकरीर सुना दी गई कि ये देखो जी नेशनलाइज हो गई हैं, अब आपकी अपने इलाकों में ड्यूटी है, आपने चार्ज लेना है, वहाँ जाके सारी पुलिस आपके अंडर होगी, आपने फैक्ट्रियाँ टेक ओवर करनी है। तो वो सारी रात ट्रेनिंग करके सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। तो हम वो अपना आए घर, सुबह तैयारी करके एयरपोर्ट पहुंचे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वो आया हमें छोड़ने के लिए। हम जहाज़ में स्पेशल जहाज़ हायर किया गया था, जो वहाँ से चलना था, सखर रुकना था, मुल्तान रुकना था, लाहौर रुकना था, फिर इधर आगे पिंडी। ये उस वक्त वज़ीर आला थे। वज़ीर आला थे सिंध के। तो वो हमें ट्रेनिंग दे के सुबह जहाज़ पे बिठा दिया गया। इसने हमें बकअप किया गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने कि भी आप अपने अपने काम में, जो बंदा काम पहले करके दिखाएगा उसको इनाम भी देंगे। मैं मुल्तान उतरा, मुल्तान से बस पे मैं जाके बहावल नगर पहुँचा। बहावल नगर जाके मैंने डिप्टी कमिश्नर को वहाँ बताया, वो लेटर दिखाया जिसमें हमें ग्रेड 22 की पावर दी गई थी डिसीजन लेने की। तो उसने फिर सारे ज़िले की पुलिस मेरे हैंड ओवर कर दी कि जी ये उस नेक्स्ट डे। तो वो बंदे मैंने फिर 2 मतलब पुलिस वाले वहाँ
पोस्ट कर दिए हर फैक्ट्री पे। 29 फैक्ट्रियाँ थी मेरे अंडर। तो ये सारा एरिया मुल्तान से हासलपुर से लेके, अच्छा, हासलपुर, चिश्तियाँ, मंडी सादरगंज, हारूनाबाद, बाबरनगर, ये 5 प्लेसेस थी मेरे अंडर। लो जी, हम अपने अपने इलाकों में पहुंच गए और वहाँ जाके मैंने कह दिया कि जी पुलिस तो मैं नहीं रख सकता इतने देर, पीछे सलाब सलूब भी आने वाले हैं, तो मुझे कुछ बंदे चाहिए होंगे फैक्ट्रियों के लिए। ठीक है। अब मैं 200 मील का एरिया था ये सारा, 200 मील के एरिया में मैं सारी पूरा एक गश्त करता था डेली सारी फैक्ट्रियों पे। अच्छा, मैं चूँकि आगे जब वापस 2 बजे पहुंचना, 12 बजे पहुंचना, तो आके मैंने फिर ज़रा दबाना अपने आप को ताकि मैं फिर रीएक्टिवेट हो जाऊँ। सोया नहीं मैं 2 महीने में। और तो वो फिर मैंने काम करके दिखाया कि भी ये फैक्ट्रियाँ टेक ओवर करनी हैं तो मुझे यहाँ बंदे लोग रोज़ रात को फिर लाइन लगा के खड़े हों दरखास्तें लेके। अच्छा, आप थे भावलनगर में? भावलनगर मेरा हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर मैंने रखा था चिश्तियाँ। अच्छा, चिश्तियाँ। हाँ, चिश्तियाँ। शेर मोहम्मद एंड सन्स एक फैक्ट्री थी, तो उसमें मैंने हेड क्वार्टर। अच्छा, वो आपका हेड क्वार्टर? हाँ। और इस सर्कल में पूरा जो है, जी बिल्कुल, वो 200 किलोमीटर बनता था। 200 किलोमीटर डेली में सफर करना। गाड़ियाँ जो टेक ओवर कर ली थी मैंने उनकी, गाड़ियाँ होने के बावजूद 200 किलोमीटर डेली सफर करना। हाँ, तो वहाँ मेरे एक दोस्त के जानने वाले की भी फैक्ट्री थी, अब्बास दी, तो वो भी आ गए सारे, मतलब आगे पीछे भी फैक्ट्री। उस वक्त पावर बड़ी मिली हुई थी, तो मैंने वहाँ काम किया, बड़ा काम किया। 2 महीने सोया नहीं, फैक्ट्रियाँ टेक ओवर की और अपनी रिपोर्ट बना के भेज दी। किस किस चीज़ की फैक्ट्रियाँ थी? कॉटन जिनिंग। कॉटन। इसमें फिर कॉटन फैक्ट्री। आप तो एक फ्लो में आगे चल रहे हैं, उसी को जारी रखेंगे। हाँ, लेकिन जिन लोगों की फैक्ट्रियाँ नेशनलाइज हो गई, उनका फिर क्या? हो उनको तो मैंने सामने हार्ट अटैक होते देखे। उन लोगों को जिनकी इस फैक्ट्री नेशनलाइज हुई ना, कि अब जब मैं इशारा करता था ये सरकार की और ये तुम्हारी, अंदर जो कुछ है सब सरकार का। दीवारें जहाँ मैंने कहा दीवार खींच दो, ये तुम्हारी और ये सरकार की, मतलब ये ऐसे नेशनलाइज हमें जल्दी कंप्लीट करना था। नहीं, वो तो आप एक चूँकि सरकारी मुलाजिम थे और आपको ओबे करना था जी, लेकिन एज ए ह्यूमन आप या एज ए पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं, ये डिसीजन ठीक था? अब आके एहसास हुआ है कि वो डिसीजन ठीक नहीं था। On January 2nd, President Zulfikar Ali Bhutto announces the inauguration of his nationalization program as he places 31 industrial units within 10 basic categories. The nationalization program continued for the next 18 months, despite Bhutto's claims that no further nationalization reforms would come into being. And these led to the nationalization of insurance, shipping and banking, to be followed by cotton ginning in smaller units, in addition to reforms pertaining to the managing agency system. Several economists allege that the nationalization program led to the country's GDP growth decreasing significantly every year, which, coupled with the plummeting of international credit rating for Pakistan, resulted in many segments of the population becoming restive, angry and underfed, and proved less than successful for the country's economy in the years to come. Subsequently, economic re-examination has led to the earlier estimates of declining economic growth throughout the period to be only partially correct. उस वक्त तो हम भी भुट्टो के बड़े शदाई थे। नेशनलाइजेशन हमारा एक सब्जेक्ट था, हम लोग खुश होते थे जब नेशनलाइज हो रही, मुसावात आ रही हैं। नेशनलाइज से ये शायद तासुर लिया जा रहा था कि अब ये कौमी असासा है और आम आदमी समझता था अब ये मेरा है। हाँ बिल्कुल। जबकि उसका नतीजा क्या है? जी, नतीजे वो खौफनाक हैं, वो मैं बाद में तस्करा करूँगा उसका, कि ये नेशनलाइजेशन इस मुल्क के लिए ठीक नहीं थी। हत्ता के स्कूल और कॉलेज और हत्ता के वो चावल की छड़ाई के वो सारी वो बड़े बड़े तो छोड़े, सब कुछ नेशनलाइज कर दिया था। गरीबों के सारे, मतलब मेरे सामने एक रहीम कॉटन फैक्ट्री थी वहाँ मंडी सादतगंज में,
उसको जब मैं टेक ओवर करने गया तो मालिक उसका हार्ट अटैक हुआ, मर गया मेरे सामने। तो उधर से इधर अपॉइंटमेंटें शुरू हो गई, बड़ी बड़ी लोगों की सिफारिशियों की। अच्छा, मैं इसी असना में जो लोग रात को दरख्वास्तें लेके खड़े होते थे ना, तो मैं उनके चेहरे देखता था। मैं क्या कल आ रहा, एक दिन मैं रात को 3 बजे वापस आया तो लाइन लगी हुई दरख्वास्तें लेके लोगों की। मैंने कहा भी इनसे सबसे दरख्वास्तें ले लो और इनसे सबसे कहो कि ऑल अपॉइंटेड। ये मेरे ज़िंदगी का ऐसा डिसीजन है कि जिसका बाद में मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अच्छा, ऑल अपॉइंटेड जितने लोग खड़े हैं थे नौकरी के लिए, चौकीदार के लिए फैक्ट्रियों में, लेबर, मैंने कहा हुआ था नहीं, और... सिर्फ चौकीदार मुझे रखने। अच्छा, सिर्फ चौकीदार। हाँ, वो 48 मैंने मतलब रख लिए, 29 फैक्ट्रियों पे 2-2 करके भी रखता। तो वो मुझे अंदाजा था मैंने कितने बंदे रखने हैं, क्योंकि पुलिस फारग करनी थी, वो सलाब के लिए डिप्टी कमिश्नर मांग रहा था। तो मैंने बस एकदम मेरे दिल में आई कि यार इस वक्त जो खड़ा है 3 बजे, वो कुछ ज़रूरत मानती है नौकरी का। तो मैंने कहा सबसे दरख्वास्तें ले लो और सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट लेटर ले लें और ऑल अपॉइंटेड। ये मैंने अपनी दानिश से ये फैसला किया और उसमें मैं ज़रूरत से ज़्यादा बंदे भर्ती कर लिए। फिर उसकी मैं जस्टिफिकेशनें देता रहा। नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि खमियाजा भुगता, वो क्या? खमियाजा ये था कि मुझे उसके जवाबदेही देनी यानी अगर 30 लोग चाहिए थे आप, तो मैंने उस वक्त वो 250 बंदा रख दिया था। वो चाहिए कितने? एक गो में चाहिए थे शायद मेरे ख्याल 200 या 150 बनता था। मैंने तो आपने इस ख्याल से कि ये जो इस वक्त आके खड़े हैं ये जरूरत, यस, बगैर किसी सिफारिश की, ये बिल्कुल उसी तरह परवेज साहब कि जैसे कुदरतुल्लाह शहाब ने वहाँ बंगाल में गोदामों के मुंह खोल दिए। जी जी जी, बाद में वो भी भुगतते रहे। मैं कहता हूँ ये मेरी जिंदगी का एक एक्शन है जिसे मेंशन करना जरूरी था कि वो एक्शन मैंने लिया। हालांकि मेरे वालिद साहब तक लोग पहुंच गए जी, वहाँ भर्ती करा गए। मैंने अब्बा जी से कहा कि अब मैं नहीं करा सकता, मैंने तो पहले ज़्यादा रख लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर आ गया, मेरे बंदे नहीं रखे। मैं कहा सारे रख ले, मैं सब एवरीबॉडी अप्रोच मी कि बंदे रख। मैं क्या बंदे मैं रख ही नहीं सकता। अब मैंने बगैर किसी लालच के बंदा 250 अपॉइंट कर दिया। हाँ, यानी एक इंसानी उसके तहत, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे सियासी अपॉइंटमेंटें शुरू हो गई। वहाँ का एक बंदा और रीजनल मैनेजर अपॉइंट हो गया। फिर कोई डायरेक्टर आया दानिशमंद खान, उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। अच्छा, कि जी जब काम कंप्लीट हो गया आप आ जाएं, नेशनलाइजेशन हो गई, आप वापस आ जाएं। वापस आया मैं तो मेरा वैसे ही कपड़े अच्छे पहनने का शौक़ बचपन का ही है। तो जैसे मैंने आगे रिपोर्ट किया, एक सेक्रेटरी होता था कॉटन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का, तो मैं उसके कमरे में गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी मैं परवेज सांखला बावल नगर से। ओ तू उत्थे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगे ऐसे जी, मैं हुणे तेन अंदर करवाना। वो जनाब चेयरमैन को मिलाया उसने, उसको उस वक्त अल्लाह ताला ने बचाना होता है, तो उसका चेयरमैन का नंबर ना मिला। तो कहता ठीक है, गो टू राणा, ही विल पुट यू इन सम सेक्शन। तो मैं मतलब आ गया। अल्लाह ताला ने मुझे, नहीं तो उस वक्त जो लोग वापस बुलाए जा रहे थे ना, कुछ लोगों ने वहाँ पैसे भी लेने शुरू कर दिए फैक्ट्रियों के, तो वो केस बन गए उन पर। DPR के तहत लोगों को अंदर कर देते थे, 3 महीने पूछने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह भी बचाया। वो उसकी ज़ात बचाने वाली है कि मैं अच्छा जो लेकिन आपकी बातों बातों में मेरे सामने ऐसे दिमाग में सवाल आता है ना परवेज भाई, करें कि नेशनलाइज तो हो गई चीज़ें जी, कुछ अरसा चलती भी रहीं। आप जैसे लोग भी रहे जो कि बिल्कुल डेडिकेशन और अपनी पूरी यानी उसके साथ उसको ऑनर किया आपने, जी जी, ड्यूटी सर अंजाम दी जी। बाद में अभी आपने कहा कि फिर सियासी भर्तियां शुरू हो गई और सियासी वो आ गए, उसमें उसका उस मेरे ख्याल में आइडिया बेड़ा ही गर्क हो गया। तो आज जो हम अपने इदारों का हाल देखते हैं इसी वजह से हुआ। ये PIA है, ये रेलवे है, ये डाकखाना है, ये टेलीफोन है, ये वो है, लीजो इवन वापडा भी
जी जी। ये सब सियासी भर्तियों ने तो खराब किया। जी जी। अब सुन ले, मेरी आगे कहानी लंबी है। तो उसमें मैं आगे वापस रिपोर्ट किया, मुझे वहाँ असिस्टेंट मैनेजर परचेज लगा दिया गया यहाँ कराची उसी कॉटन ट्रेडिंग में। जब वापस आया मैं ना, हाँ, हाँ। पहले सर्कल मैनेजर भावलनगर था, तो वापस आके उन्होंने कहा जी आप तो ग्रेड 16 से आए थे, डेपुटेशन पे रहेंगे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर लेंगे, अगर आप डेपुटेशन छोड़ दें तो फिर आपको डिप्टी मैनेजर ले लेते हैं। अच्छा। तुम डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर परचेज में था, तो उन्होंने मुझे डिप्टी मैनेजर परचेज की ऑफर कर दी, तो मैंने अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी, अच्छा, फोरगो कर दी और इधर डिप्टी मैनेजर परचेज लग गया। इस असना में मैंने जो ख़रीदारी की वो हेशियन बैग्स, ये कॉटन के जो मतलब बनने वाले तोड़े की बात कर रहे हैं, कॉटन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की। ये गवर्नमेंट की नहीं थी? गवर्नमेंट की थी, उसका मैं परचेज में था। अच्छा, आप उसको छोड़कर इधर आ गए? नहीं, वो तो चूंकि मुझे इधर भेजा था डेपुटेशन पे, तो हाँ। मैं डेपुटेशन वापस चला जाता। तो इन्होंने मुझे ऑफर की कि अगर आप अपना गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दें तो फिर आपको हम डिप्टी मैनेजर ले देंगे, वरना असिस्टेंट मैनेजर। तो मैंने कहा भाई मुझे क्या जरूरत है गवर्नमेंट की नौकरी, डिप्टी ज़्यादा है। तो वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। इसी दौरान मैं इसकी परचेज करता था, 300 मोटरसाइकिलें यामाहा खरीदी, ये हेशियन क्लॉथ खरीदा फैक्ट्रियों के लिए। ये करते करते मेरी 24 अक्टूबर को शादी हुई। 24 दिसंबर 1975 को मेरा निकाह हुआ था। तो 24 अक्टूबर को ये मैं कॉटन ट्रेडिंग में ही था। जनरल ज़िया उस वक्त आ चुका था 1977 में। अच्छा जी। अच्छा, अब आपकी शादी से आगे चलते हैं। हाँ। दूसरी आपने जो कहा कि जी हमजा अली हमजा का गौहर, अली हमजा गौहर, हाँ जी, उन्होंने तो शादी की, एक लड़की को सामने बिठा के कहा तुम्हारी शादी मुझ जैसे लड़के से होगी। हाँ जी। तुसी की था? मैं कुछ नहीं किया, जो मेरी माँ ने किया वो उसी पे रहा मैं। अच्छा। हाँ, मैं छुट्टी आया था यहाँ जब मेरा निकाह हुआ है। 22 दिसंबर को मैं आया हूँ, कहते जी परसों तुम्हारा निकाह है। यानी आपके लिए जिंदगी का साथी चुन रखा था? हाँ, इन्होंने, मेरी माँ ने डिसाइड कर लिया हुआ था, तो परसों तुम्हारा निकाह है। मैंने वैसे ही पूछा कहाँ, उन्होंने बताया इस तरह करके डॉक्टर हैं ये मुगलपुरा में, डॉक्टर कबीर। हाँ, मैंने कहा वो फुफ्फी मेरी आगे रहती थी, उधर आते जाते मैंने कहा बोर्ड देखा है मैंने। दैट वाज आई न्यू माई इन-लॉज।